everyone, welcome to Aimers and this is me Ritik and आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट कंप्लीट चैप्टर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये चैप्टर आपका बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का आता है और इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक देखना। सारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस PYQs प्लस जो अपकमिंग आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है 2025 का, उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस इज अ वन शॉट। एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना पूरे के पूरे। साथ साथ आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख भी सकते हो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट की गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है। एक्सपेक्टेड रिसीट्स का मतलब है पैसा आ रहा है, इनकम, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के खर्चे, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है और क्या क्या गवर्नमेंट के खर्चे हैं। तो वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है कि हमारी इतनी इनकम है और हमारे एक्सपेक्टेड खर्चे ये हैं, तो उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, एक्सपेक्टेड नॉट एक्चुअल। ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या, बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है। एक्चुअल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एस्टिमेटेड यानी कि एक्सपेक्टेड की बात हो रही है। इतना खर्चा हो सकता है, इतनी इनकम है, ये सारा डेटा एस्टिमेशन में चलता है, ना कि एक्चुअल अमाउंट में चलता है। ठीक है, कोई एक्चुअल अमाउंट नहीं है, सिर्फ एस्टिमेशन है कि इतना है, इतना है। एक्चुअल अमाउंट नहीं है, एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है कि इतना खर्चा हो सकता है इससे कम भी खर्चा हो जाए, हो सकता है इससे ज्यादा भी खर्चा हो। ठीक है, एक प्लानिंग की जाती है इनिशियली, जिसे हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि गवर्नमेंट बजट का नाम देते हैं। ठीक है, क्या रिवील करता है, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, उसको अचीव करने के लिए बजटरी पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, बजटरी पॉलिसी का मतलब है एक प्लानिंग की जाएगी कि कहां पे गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी। और ये जो बेसिकली आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो कितने से कितने तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ये चीज आपको याद रखनी है। वैसे तो कॉमर्स के स्टूडेंट का जो साल होता है ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है। ठीक है, उनके लिए जनवरी से दिसंबर वाला फर्जी ईयर नहीं होता, ये तो अंग्रेजों के जमाने का था। कॉमर्स के बच्चे हो ना, कॉमर्स के बच्चों का साल ये होता है। कॉमर्स के बच्चे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, ना कि वो जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। उनका जो लाइक न्यू ईयर ईव होता है वो 31 मार्च का होता है। गॉट इट। सो 1 अप्रैल को उनका न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ह्यूमैनिटीज वालों को मैं बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च को होता है। कॉमर्स वालों को तो पता ही है, कॉमर्स वालों को तो न्यू ईयर ही 1 अप्रैल को है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, थोड़ा सा हम लीगली इसको देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज मेंशन है। आर्टिकल 112 के अंदर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू द पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एक एस्टिमेशन यानी कि रिसीट्स और पेमेंट्स का पार्लियामेंट में देना होता है। द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द एस्टिमेटेड फिगर्स, ओके, नॉट एक्चुअल, not actual, it is estimated, not the actual figures in the budget। बजट के अंदर क्या इंक्लूड होता है, बजट में देखो क्या चीज अनफोल्ड की जा रही है, बजट में क्या चीज रिवील की जाती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। पिछले साल गवर्नमेंट ने कितनी कमाई करी,
कितना पैसा सरकार का बचा, ये सारी चीजें जो है ना बजट के अंदर अनफोल्ड की जाती हैं। द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल में गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले साल क्या किया था। तो बजट से हम कंपेयर कर सकते हैं किसको, गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से काम करती है। इसीलिए बजट इज द एसेंशियल टूल टू एस्टिमेट द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ओके, चलो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो भैया कि बजट का बजट का जो है क्या चरित्र होता है। इट इज एन एस्टिमेट नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट, एक एस्टिमेट है, कोई एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। एनुअली इसको प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बजट बनाया जाएगा, एनुअली इसको प्रिपेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट बजट हर लेवल पे प्रिपेयर होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग बजट प्रिपेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग बजट प्रिपेयर करती है, लोकल गवर्नमेंट अपना अलग बजट प्रिपेयर करती है। लेकिन सर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज द यूनियन बजट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाएगी ना उसे यूनियन बजट कहा जाता है। हमें ये चीज पढ़नी है, ठीक है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है जिसे हम यूनियन बजट का नाम दे देते हैं। ओके, हमें ये लोकल लेवल का जो क्या कहते हैं लोकल बजट है और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में नहीं, हमें एक यूनियन बजट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि हमें कॉमन नहीं पढ़ना है कि बजट में होता क्या है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर है, दैट दीज एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज आर प्लान्ड होते हैं। ऐसे नहीं है कि चलते फिरते पैसा आ गया पैसा खर्च दिया, प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की एक तरह से ये। इन इंडिया द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट। इंडिया के अंदर जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को प्रिपेयर करता है। माय क्वेश्चन इज हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है भाई इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। जो बता देगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी बताएगा इस चीज को, ठीक है। ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल, फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट को अप्रूव करता है पार्लियामेंट के अंदर। इट इज अप्रूव्ड एंड देन इट इज इंप्लीमेंटेड, उसे पार्लियामेंट में जो है अप्रूव किया जाएगा, देन उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है और अप्रूव होने के बाद इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि जहां पैसा खर्चना है वहां पे खर्चा जाता है, ठीक है। बजट क्या डिस्क्लोज करता है, बजट डिस्क्लोज बोथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द फॉलोइंग ईयर। अब देखो गवर्नमेंट बजट ये डिस्क्लोज करता है कि क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर की गवर्नमेंट की, और अब जो आने वाला साल है उसमें गवर्नमेंट ने अपनी क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं। टैक्सेस में कितना चेंज करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंजेस करने हैं, टैक्सेस में क्या चेंजेस करने हैं, दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड एंड इनका एक एस्टिमेशन लगा के पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं। बजट ये डिस्क्लोज करता है, बजट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना, रिपोर्ट कार्ड, आपने कितनी पढ़ाई करी थी वो आपका रिपोर्ट कार्ड बताता है। आपको कौन सा ग्रेड आया, आपके किस में कितने नंबर आए, आप लेके किताब बैठे थे लेकिन किताब के बीच में फोन चल रहा था, और रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपके घर वालों को लगा कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के अंदर आप सभी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए। भगवान की दया से फेल ना हो तो ज्यादा बेटर है, फेल हो गए, लेकिन रिपोर्ट कार्ड ने तो एक्चुअल आपको डिस्क्लोज कर दिया ना। रिपोर्ट कार्ड ने तो आपको एक्चुअल में क्या कर दिया, आपको पूरा रिवील कर दिया कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। तो वो चीज बजट करता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। चलो, बजट इंपैक्ट द इकोनॉमी थ्रू फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्स एलोकेशन। फिस्कल डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए और रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे होने चाहिए, इस पे हमारी इकोनॉमी पे बजट इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, किसके हाथ में ये पूरी इकोनॉमी चलती है, ठीक है।
चलो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं बजट से रिलेटेड। देखो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, चैप्टर का पोस्टमार्टम करके पढ़ो पूरा, मतलब आपको बॉडी के सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हो ना, तो बजट के आपको एक एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट बजट का? सबसे पहला, रिसोर्सेस को रीएलोकेट करना, ठीक है। दूसरा, इनइक्वालिटीज को कम करना, ठीक है। और साथ ही साथ इनकम और वेल्थ में इक्वालिटी को बढ़ाना, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आपकी सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आना, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना। जो ये महंगाई और मंदी का चक्रव्यूह चलता रहता है ना, कभी महंगाई आ गई कभी मंदी आ गई, इससे बाहर निकलना, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आना, इकोनॉमी का ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर को मैनेज करना, कौन सा घाटे में चल रहा है उसको फंड एलोकेट कर दो सो दैट कि वो अपने लॉसेस को कवर अप कर सके। अगर किसी पब्लिक सेक्टर को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट उसको पैसा दे देगी ताकि वो ढंग से काम कर सके। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि एरिया वाइज सभी जो एरिया वाइज है, ऐसा नहीं है कि एक एरिया बैकवर्ड है तो एक एरिया डेवलप्ड है, ठीक है। तो दिस कॉल्ड डिस्पैरिटी, से डिस्पैरिटी कहते हैं। एक एरिया बैकवर्ड है एक एरिया डेवलप्ड है, इस चीज को कम करना, यानी कि सभी एरियाज को बराबरी पे लेकर आना। ऐसा नहीं है कि एक एरिया बैकवर्ड रख दिया एक एरिया डेवलप्ड रख दिया, वहां पे कहानी थोड़ी सी टेढ़ी पड़ जाती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज चलो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देखो यहां से तुम्हारा जो चैप्टर का मेन पोर्शन आना शुरू होता है, ठीक है। अब तक हमने मीनिंग पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, यानी कि अब तक हमने पढ़ लिया कि भैया बॉडी जो है, बॉडी किस तरीके की है, ये बॉडी इस पर्सन का नाम क्या, और ये बॉडी किस तरह। अब बॉडी के एक पार्ट को पढ़ना है हमने कि इस बॉडी के अंदर ये चीज है और ये चीज क्या करती है। तो बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक सेकेंड। बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? एक तो रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट में दो चीजें आ जाती हैं, क्या? एक तो आ जाता है आपका रेवेन्यू रिसीट्स और एक आ जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है आपका रेवेन्यू कैपिटल रिसीट और एक आ जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब क्या होता है? देखो, रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीट का मतलब होता है पैसा आ रहा है, इनकमिंग है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब है आउटगोइंग है, पैसा जा रहा है, ठीक है। आपको एक्सपेंडिचर और रिसीट का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या चीज है। दो तरीके से पैसा आता है क्या? करेक्ट, दो तरीके से पैसा आ रहा है। आपके घर में भी पैसा दो तरीके से आ रहा है। कैसे? या तो आपका कोई रेगुलर बिजनेस है, आप कहीं पे काम कर रहे हो, या फिर आपने कोई घर की एसेट बेच के पैसा कमा लिया। तो पैसा दो तरीके से आया ना, एक तो आपका रेगुलर बिजनेस है या फिर आप जो रेगुलर काम कर रहे हो तो आपको वहां से पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है। एक आपने अपनी एसेट बेच के पैसा कमा लिया। तो दो तरीके से पैसा आता है, यही चीजें अपने को समझनी है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे एग्जाम्पल नहीं बना पाते। अपने घर का एग्जाम्पल ले लो। आपके पिताजी की शॉप है, ठीक है। आपके पिताजी की शॉप है, आपके घर में डेली पैसा आता है, ठीक है। आपको थोड़ी सी पैसे की शॉर्टेज पड़ गई, आपको पैसा चाहिए, आपने अपना एक प्लॉट बेच दिया, आपने अपनी एसेट को बेच दिया, आपने अपनी एसेट को बेच के पैसा कमाया। अरे भाई, रोज रोज तो अपनी एसेट नहीं बेच रहे ना, कभी कभी बेचनी पड़ती है। तो अगर अपनी एसेट को बेच के पैसा कमाया तो उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा है तो उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। बात खत्म हो गई। रेवेन्यू रिसीट का मतलब रेगुलर बेसिस पे जो पैसा आता है। कैपिटल रिसीट का मतलब जो अपनी एसेट को बेच के पैसा आ रहा है, एसेट को सेल करके पैसा आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, या तो एसेट को सेल करके पैसा आ रहा है, या फिर अपने दोस्त से, किसी बैंक से आपने उधारी पे पैसा लिया है। उधारी पे पैसा लिया यानी कि आपने अपनी लायबिलिटी को क्या किया? आपने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी।
पैसा लिया है तो पैसा चुकाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लायबिलिटी आपने अपनी बढ़ाई है, तब भी उसको कैपिटल रिसीट कहेंगे, तब भी उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट कहेंगे। रेवेन्यू रिसीट में पैसा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, लेकिन यहां पे या तो आप अपनी एसेट को बेच रहे हो या फिर आप अपनी लायबिलिटी को बढ़ा रहे हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट। और यही डिफरेंस एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, एक एक करके आराम से डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट, कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, रेवेन्यू रिसीट, दीज रिसीट विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट, यानी कि ना तो अपनी लायबिलिटी को बढ़ा के ना अपनी एसेट को कम करके, ना काटा लगाया मैंने यहां पे, ना तो अपनी लायबिलिटी को बढ़ा के ना तो अपनी एसेट को कम करके जो पैसा कमाया जा रहा है उसे रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। ठीक है, जो पैसा कमाया जा रहा है उसे रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। ये जो गवर्नमेंट की रिसीट्स होती हैं, इसमें डू नॉट लीड टू अ क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट को वापस नहीं देना पड़ता, यानी कि ये नॉन रिडीमेबल है। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट आया है तो गवर्नमेंट को वो पैसा वापस नहीं देना, वो गवर्नमेंट का ही है, वो गवर्नमेंट के पास रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। अगर मैं आसान भाषा की बात करूं, जैसे कुछ बच्चों को आसान भाषा समझ में आती है, ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, ठीक है, इकोनॉमिक्स की भाषा नहीं समझ में आती, इन बच्चों को ये लैंग्वेज भी टिपिकल लगती है। ठीक है, आसान भाषा की बात करूं तो रेवेन्यू रिसीट वो एस्टिमेटेड रिसीट है जो फिस्कल ईयर में कमाए जाते हैं, जिससे ना तो कोई एसेट, ध्यान से देखो, ना तो कोई एसेट इफेक्ट हो रही है ना लायबिलिटी इफेक्ट होती है। डू नॉट अफेक्ट द एसेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कोई एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो जो रिसीट है वो रिसीट क्या कहलाएगा, वो रिसीट रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो इसके बाद रेवेन्यू रिसीट के सोर्सेस क्या क्या हो सकता है। सर अब बता ही दो पैसा आता कहां से, रेवेन्यू रिसीट से। तो दो तरीके से पैसा आ रहा है, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। सोर्सेज है ये, दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं और एक नॉन टैक्स सोर्सेज हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहला देखो टैक्स रेवेन्यू, नाम से ही पता लग रहा है सर टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है, यानी कि इनकम टैक्स से जो पैसा आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से जो पैसा आएगा, जीएसटी से जो पैसा आएगा, क्या वो टैक्स का पैसा पब्लिक को वापस करती है क्या गवर्नमेंट? नहीं करती, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का है। और टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, जो किसको करनी है, जो पब्लिक ने गवर्नमेंट को करनी है। एक इंडिविजुअल ने, एक हाउस होल्ड ने या फिर एक फर्म ने किसको करनी है, गवर्नमेंट को करनी है, बिना किसी के रेफरेंस के कि कुछ नहीं आएगा वापस। यानी कि टैक्स अगर आपने गवर्नमेंट को भर दिया तो आप गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे गवर्नमेंट मेरे को वो पैसा वापस दे दे। गवर्नमेंट उसको अपने वेलफेयर के काम में लगाएगी, गवर्नमेंट के लोगों के जेब में ही जाता है, लेकिन गवर्नमेंट दिखाएगी ना कि हमने वेलफेयर के काम में लगाया। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू में सारे टैक्स प्रोसीड्स जो कि गवर्नमेंट लगाती है, जितनी भी ड्यूटीज इंपोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और दीज आर द नेसेसरी पेमेंट्स मेड टू द गवर्नमेंट, एंड इन रिटर्न, रिटर्न के अंदर टैक्स पेयर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसे डायरेक्ट सर्विस या फिर बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट से। एक बार आपने टैक्स का पैसा भर दिया, वो सरकार के पास चला गया, वो आपकी कंपलसरी पेमेंट है। ठीक है, अच्छा टैक्सेस के फीचर क्या क्या होते हैं, द रेवेन्यू रिसीव्ड थ्रू टैक्सेस इज स्पेंड ऑन पब्लिक वेलफेयर, जो भी पैसा टैक्सेस से आता है वो गवर्नमेंट अपने पब्लिक वेलफेयर में लगा देती है। टैक्सेस आर इम्पोज लीगली, टैक्सेस जो है बेसिकली लीगली इम्पोज है कि लॉ बना हुआ है कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इतनी आपकी इनकम है तो आपको इतना परसेंटेज टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए आपके इनकम के टैक्सेस के स्लॉट बने हुए हैं। ठीक है, पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स को भरना, टैक्स चोरी करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टैक्स पे करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें टैक्स क्या करना पड़ेगा, उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं,
एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब दैट आर इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, जो लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों की इनकम पे लगता है और कंपनीज की इनकम पे लग रहा है, एंड दैट आर पेड बाय देम डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट पे देती हैं। इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल आदमी अपनी इनकम पे देता है। डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन्स टैक्स एक मतलब अपने शेयर्स बेच के जो है, जो आपने प्रॉफिट कमाया, जो स्टॉक बेच के शेयर बेच के जो आपने प्रॉफिट कमाया, उस पे जो टैक्स लगता है वो। और इसके फीचर क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन कंपनीज एंड इंडिविजुअल। जो डायरेक्ट टैक्स है वो कंपनीज और इंडिविजुअल पे लगता है डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि अगर मान लो एक इनकम किसी पर्सन की इनकम 10 लाख है तो उस पर टैक्स लगेगा, उसको भरना पड़ेगा, वो डायरेक्ट टैक्स है। These taxes have a direct impact on the income level and purchasing power of the people। और ये जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली लोगों की इनकम लेवल को इफेक्ट करता है और उनकी परचेजिंग पावर को इफेक्ट करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। ये हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि मान लो, अच्छा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं शॉर्ट में। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरे देश की डिमांड, पूरे देश की डिमांड, उसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। यानी कि पूरे देश में लोग कितना खर्चा करते हैं, वो एग्रीगेट डिमांड है। अगर मैंने टैक्सेस को बढ़ा दिया, अगर मैंने टैक्सेस को बढ़ा दिया तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, लोगों की रियल इनकम कम हो जाएगी, लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के लिए टैक्सेस को यूज किया जाता है। ये हम एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस चीज को। वापस से बता देता हूं, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ताकि इससे लोगों की डायरेक्टली इनकम इफेक्ट पड़ता है, इनकम इफेक्ट होती है, और इनकम इफेक्ट होती है तो ऑफ कोर्स लोगों की परचेजिंग पावर भी इफेक्ट होगी, लोगों की डिमांड पर भी इसका असर पड़ेगा। द लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स लाइज ऑन द सेम इंडिविजुअल। जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की और जो एक्चुअल बर्डन है टैक्स का, वो एक आदमी पर आएगा, सेम इंडिविजुअल, उसी इंडिविजुअल आदमी पर आता है। इट मींस दैट वन कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर ऑन अदर्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को टैक्स भरना है तो मैं सामने वाले कहूंगा तू मेरे बदले का टैक्स भर दे, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं। अगर मैं कमाता हूं तो टैक्स मैं ही भरूंगा, मैं अपने टैक्स का बर्डन किसी पर भी शिफ्ट नहीं कर सकता, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेस दैट हैव एन इंपैक्ट ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि जीएसटी, जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। देखो, मैं एक सामान खरीद के लाया, मैंने सामान खरीदा, यानी कि एक इंडिविजुअल आदमी ने गुड्स पे खर्चा किया, उसे हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये टैक्स लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उनके गुड्स एंड सर्विसेज पे होने वाले खर्चों पे लगता है। मान लो मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, उस पे 2.5% जीएसटी लगा, तो मुझे वो 2.5% जीएसटी की वैल्यू ऐड करके देना होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके फीचर क्या क्या होते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। इसकी जो लायबिलिटी है, कौन पे करेगा इसको, और एक्चुअल बर्डन किस पे आता है, ये डिफरेंट पर्सन पे आता है। दुकानदार भरेगा, मैं नहीं भरूंगा। इट मींस दैट वन कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस ऑन अदर्स। एक दुकानदार क्या करेगा, जो बेसिकली आपका शॉपकीपर है, और एक मान लो मिस्टर जेठालाल है, तो वो पैसा जेठालाल से ही लेगा, लेकिन दुकानदार ही जीएसटी की पेमेंट करेगा किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। वो जीएसटी का पैसा तो कंज्यूमर से वसूलेगा, लेकिन जीएसटी कौन पे करेगा, शॉपकीपर करेगा गवर्नमेंट को, ओके। फॉर एग्जांपल द लायबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट इज ऑन द सेलर, दुकानदार, एंड द एक्चुअल बर्डन ऑन द टैक्स लाइज ऑन द कंज्यूमर बिकॉज द सेलर कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम। एक्चुअल बर्डन किस पे आ रहा है, जेठालाल पे आ रहा है, जेठालाल से वो पैसा लिया जा रहा है, शॉपकीपर वो पैसा लेता है, जीएसटी भरता है किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो भरता कौन है, भरता तो शॉपकीपर है, लेकिन एक्चुअल बर्डन किस पे आ रहा है, कंज्यूमर पे, यानी कि हमारे जेठालाल जी पे,
ये चीज क्लियर है? आई होप इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या चीज है, ध्यान से सुनो। The receipts of the government from all the sources other than tax receipts are known as non-tax revenue। नाम से ही पता लग रहा है यार, नाम से क्या चीज पता लग रही है सर? टैक्सेस के अलावा, टैक्सेस को छोड़ दो आप, टैक्सेस के अलावा जहां से रेगुलर पैसा आ रहा है ना गवर्नमेंट का, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब और कहां से पैसा आ सकता है भाई? दे कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स लोन। यानी कि सरकार ने किसी को पैसा उधारी पे दिया था, उससे ब्याज जो आ रहा है वो ब्याज ना तो हमारी एसेट को इफेक्ट कर रहा है ना लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, तो वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द रिसीव्ड ऑन द टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द गवर्नमेंट्स लोन, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया है उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है गवर्नमेंट को, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। और जितने भी डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स कौन से होते हैं? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा, पीएसयूज के द्वारा। पीएसयूज क्या? गवर्नमेंट की कंपनीज है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का इसके अंदर शेयर होता है, तो गवर्नमेंट को क्या आता है? गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। क्या इससे एसेट इफेक्ट हो रही है? नहीं। क्या इससे लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है? नहीं। तो ये किसका पार्ट है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मेड बाय गवर्नमेंट, फीस दी जाती है, पेनल्टी लगती है, कोई एड यानी कि कोई फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट को आती है, तो ये सारी रिसीट जो है ना तो इससे एसेट इफेक्ट होती है ना लायबिलिटी इफेक्ट होती है। तो ये सारी रिसीट किसका पार्ट है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का, ठीक है। फॉरेन कंट्री से कोई गवर्नमेंट को एड मिल रही है, यानी कि हेल्प मिल रही है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ओके, यानी कि ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, इससे गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। चलो, हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने अब तक दो तीन चीजें पढ़ ली। सबसे पहला हमने पढ़ लिया रेवेन्यू रिसीट। क्या पढ़ लिया? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट हमारा डन हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा अगर रेवेन्यू लिखा हुआ ना, रेवेन्यू, तो मैं ट्रिक बता देता हूं। रेवेन्यू का मतलब है कि ना तो एसेट पे इफेक्ट होगा ना लायबिलिटी पे इफेक्ट होगा। अगर यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ऐसा खर्चा जिससे ना तो कोई एसेट हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ना हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। तो revenue expenditure refers to estimated expenditure of the government in the fiscal year that does not affect the assets and liability status of the government। ना तो हमारी एसेट को पे कोई इफेक्ट आता है, ना हमारी लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट आता है। और ये जो खर्चे हैं, these expenses are incurred to ensure that government departments रन एफिशिएंटली। ये खर्चे रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट के किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये खर्चे रेगुलर होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें और अपनी कॉस्ट को पूरा करें, यानी कि अच्छे तरीके से काम किए जाएं। सैलरी दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, ग्रांट दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स की जाती है। तो ये सारी रेगुलर पेमेंट्स है जो गवर्नमेंट करती है एंड इट इज अ रिकरिंग इन नेचर, यानी कि ये जो पेमेंट्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ना कि ये कभी कभी की जाती हैं। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है ना रेगुलर बेसिस जो पेमेंट की जा रही है। तो ये खर्चे सरकार के रेगुलर हैं। हमारे घर में देख लो यार, हमारे घर के अंदर खर्चा होता है, दो तरह के खर्चे हैं, एक तो रेगुलर बेसिस पे है और एक साल में कोई ऐसा खर्चा होता है जो जिससे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है या फिर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। ये खर्चे क्या रेगुलर होते हैं क्या? रोज आपने बाइक लेकर आते हो क्या? सिर्फ कब लेकर आते हो? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि चलो दिवाली आ रही है, कुछ घर में नया ले आते हैं, फ्रिज ले आते हैं, या फिर हम कोई बाइक ले आते हैं, गाड़ी ले आते हैं। रोज रोज क्या आप गाड़ी खरीदने जाओगे? रोज रोज क्या आप अपनी बाइक लेने जाओगे? रोज रोज घर में नया फ्रिज लेने जाओगे? नहीं, कभी कभी।
ठीक है, कभी कभी ये काम हो रहा है। तो ऐसे खर्चे जो डेली बेसिस पे होते हैं, यानी कि घर का राशन सामान आ रहा है या फिर कोई भी ऐसे खर्चे जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं गवर्नमेंट के, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एन एक्सपेंडिचर विल बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट फुलफिल टू कंडीशन। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तभी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा जब वो अपनी दो कंडीशन फुलफिल करेगा। क्या? इफ एन एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द गवर्नमेंट लायबिलिटी, ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम नहीं हो रही, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। For example, expenditure in the form of grants to the state government to deal with natural disaster does not reduce the liability of the government. मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को ग्रांट दिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? खर्चा है। लेकिन ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब है हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प करी। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में फ्लड आ रखा है, बाढ़ आ गई है, बाढ़ की वजह से उनको बहुत ज्यादा उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल हेल्प करी, ग्रांट दिए। गवर्नमेंट अलग अलग थी, सेंटर में भाजपा की सरकार थी और उड़ीसा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया कि भाई ये रखो, तुम्हारे काम आएगा पैसा। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? ये हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी है? क्या? नहीं। क्या इससे कोई एसेट कम हुई है? क्या? नहीं। तो ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, कोई भी एसेट कम नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी, कोई भी एसेट नहीं बढ़ा, कोई भी एसेट नहीं बढ़ा, एंड इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, सैलरी है, स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है, इज कंसीडर्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, चलो, is considered a revenue expenditure and it does not create any asset, इससे कोई भी गवर्नमेंट की एसेट नहीं इंक्रीज हो रही, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी कम करती है, ठीक है। इट डज नॉट इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ओके, सो इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैपिटल रिसीट। अब देखो, रिसीट हमने पढ़ा, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में एसेट आपकी क्या हो रही है? एसेट आपकी कम हो रही है, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये चीजें होती हैं, यानी कि ऐसी रिसीट जिससे एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट आता है, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट कहेंगे। ऐसी रिसीट कैपिटल रिसीट कहलाएगी जब वो दो कंडीशन फुलफिल करेगी। कौन कौन सी? क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट लायबिलिटी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इसमें क्या हो रही है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी इसके अंदर बढ़ती है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या ले लिया? गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा उधारी पे ले लिया, बोरोइंग्स ले ली, ठीक है। तो होगा क्या कि लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये रिसीट क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। गॉट इट? चलो, then it is a capital receipt. For example, a government takes a loan and it creates a liability. गवर्नमेंट ने लोन लिया और इससे क्या हुआ? लायबिलिटी इंक्रीज हुई, जो कि गवर्नमेंट को पे बैक, यानी कि लोन लिया तो वापस भी करना है ना गवर्नमेंट को, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट कहेंगे। दूसरी चीज, इफ अ रिसीट रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द गवर्नमेंट एसेट, गवर्नमेंट ने अपनी एसेट को क्या कर दिया? अगर बेच दिया, गवर्नमेंट ने अपनी एसेट को क्या कर दिया? बेच दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम कैपिटल रिसीट कहेंगे। अपनी एसेट को बेच के जो पैसा आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट कहेंगे। For example, the proceeds from sale of the government share cause a reduction in the asset to the government. As a result, these are treated as capital receipt. गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया, तो गवर्नमेंट के जो एसेट है वो उसमें क्या आ जाएगा? रिडक्शन, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीट। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, जब गवर्नमेंट अपनी एसेट को बेचती है, जब गवर्नमेंट अपनी एसेट को बेचती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उससे जो पैसा आ रहा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है?
गवर्नमेंट ने अगर अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट, कि गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो क्या कहलाएगा? वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच क्या डिफरेंस है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सिंपली पुट अ कैपिटल रिसीट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल रिसीट में क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। अभी मैंने बताया था ना कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या, दैट इज व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर देती है, किसको? प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में से ही किसी से पैसा उधारी पे लिया है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या फिर आरबीआई से, या फिर गवर्नमेंट ने अब्रॉड यानी कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उधारी पे लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गवर्नमेंट बोरोइंग्स कहते हैं। और गवर्नमेंट बोरोइंग से लायबिलिटी बढ़ती है, और लायबिलिटी बढ़ने, अगर लायबिलिटी बढ़ती है किसी रिसीट से, तो वो रिसीट क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसीट कहलाएगी। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा? एसेट कम होगी। बोरोइंग से क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगी। लोन रिकवरी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर डेटर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इसके अंदर? लोन रिकवरी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर डेटर। मान लो मोदी जी हैं हमारे, ठीक है, और एक तरफ है हमारे तुम ये कह सकते हो अशोक गहलोत को ले लेते हैं, चलो, और कोई नाम याद नहीं आ रहा था, अशोक गहलोत को ले लेते हैं। अशोक गहलोत हमारे पहले राजस्थान के सीएम थे, मोदी जी हमारे करंटली पीएम है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मोदी जी ने अशोक गहलोत को 500 करोड़ का दिया था लोन, ठीक है। तो मोदी जी अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? लायबिलिटीज एसेट में यहां पे दिखा देंगे डेटर अशोक गहलोत 500 करोड़, ठीक है। अशोक गहलोत क्या हो जाएंगे? अशोक गहलोत कहलाएंगे डेटर। क्या कहलाएंगे? डेटर। और डेटर क्या होते हैं? डेटर होते हैं एसेट। क्या होते हैं? एसेट। तो ये चीज आप याद रखना, डेटर क्या होते हैं? डेटर होते हैं एसेट। ओके। अशोक गहलोत ने इलेक्शन हारने से पहले पहले 500 करोड़ वापस कर दिए कि मोदी जी पता है भैया इलेक्शन तो हारना है, 500 करोड़ आप वापस रख लो। अशोक गहलोत ने 500 करोड़ क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो मोदी जी अपनी बैलेंस शीट में एसेट में ये चीज क्या कर देंगे? यहां से कट कर देंगे। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था और उसने लोन वापस कर दिया, लोन की रिकवरी हो गई किससे? स्टेट गवर्नमेंट से या दूसरे डेटर से, तो इससे क्या होगा? इससे एसेट कम हो जाएगी। और अगर एसेट कम हो रही है तो ये रिसीट क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर लोन की रिकवरी हो रही है तो ये रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, या फिर कोई और इसमें कहानी मत बना के आ जाना। लोन रिकवरी है किसी डेटर से तो इससे एसेट कम हो रही है, क्योंकि डेटर क्या है? डेटर एसेट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसे कैपिटल रिसीट में लिखा जाता है। ओके, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलो सर कैसे कैटेगराइज करेंगे? कैसे कैटेगराइज करेंगे? रेवेन्यू रिसीट है या फिर कैपिटल रिसीट है? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। एसेट रिसीट में क्या होता है? पैसा आ रहा है, कैसे आएगा? या तो एसेट कम करके आएगा, लायबिलिटी बढ़ के आएगा। रेवेन्यू रिसीट के अंदर दोनों नहीं होते, एसेट कम नहीं हो रही, लायबिलिटी नहीं बढ़ रही। और कैपिटल रिसीट में एसेट भी कम हो रही है, लायबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट रेगुलर है, रेगुलर खर्चे हैं, रेगुलर रिसीट है, रेगुलरली वो पैसा आता है। कहां से आएगा? दो सोर्सेज हैं, कौन कौन से? टैक्स और नॉन टैक्स, ठीक है। कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा है? कैपिटल रिसीट में एसेट भी कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। यानी कि सरकार ने अगर पैसा उधारी पे लिया है
लोन की रिकवरी की है, अपनी कोई एसेट को बेचा है, तो ये जो पैसा आ रहा है ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है, तो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? A receipt is treated as revenue receipt if does not create a liability for the government or does not lead to reduction in asset। अगर एसेट में कोई कमी नहीं आ रही है या फिर लायबिलिटी जो है नहीं बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट। क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीट। और अगर किसी जो आपकी रिसीट है, कोई ऐसी रिसीट है जिससे लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर एसेट कम हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट कहेंगे। ज्यादा दिमाग में मच नहीं करना तुम्हें दो चीजें याद रखनी है रिसीट में। रेवेन्यू रिसीट में एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आ रहा, कैपिटल रिसीट में एसेट लायबिलिटी पे फर्क आता है। गवर्नमेंट के पास क्या होता है? ट्रांजैक्शंस आती हैं। ठीक है, मान लो सरकार ने देखा कि हमारे पास 500 करोड़ आए। कहां से आए? टैक्सेस से आए। तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? रेवेन्यू रिसीट में डाल देगी। क्यों? क्योंकि टैक्सेस से आए हुए पैसे से ना तो लायबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है ना एसेट पे इफेक्ट आ रहा है, बात खत्म हो गई। उसको रेवेन्यू रिसीट में डाल दिया। गवर्नमेंट ने देखा 200 करोड़ कहां से आए हैं? हमने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड की थी, हमने हमारी कंपनी के शेयर्स को बेचा था। तो गवर्नमेंट वो डिसइन्वेस्टमेंट कहां डाल देगी? वो कैपिटल रिसीट में डाल देगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है? कैटेगराइज करती है, ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करती है। उससे रेवेन्यू रिसीट में कौन सी चीजें डालनी है, कैपिटल रिसीट में कौन सी चीजें डालनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डालना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डालना है। आफ्टर दैट बजट स्टेटमेंट को बंद किया जाता है। ठीक है, ये सारा पहले इसको क्लासिफाई कैटेगराइज किया जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शंस आप देखते हो ना गवर्नमेंट की जितनी भी होती हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को पहले कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगरी में डाला जाता है। ये ट्रांजैक्शन किस में आएगी, ये ट्रांजैक्शन किस में आएगी, ये ट्रांजैक्शन किस में आएगी। एंड आफ्टर दैट इसके बाद फिर उसको क्या किया जाएगा? समराइज किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा? वही कैपिटल लिखा हुआ है, यानी कि सर इट इफेक्ट्स लायबिलिटी और एसेट इफेक्ट होंगे। देखो, अगर रेवेन्यू लिखा हुआ है तो लायबिलिटी और एसेट इफेक्ट नहीं होंगे। अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो सर लायबिलिटी और एसेट इफेक्ट होंगे। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होगी, रेवेन्यू लिखा हुआ है एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जिससे एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होती है उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिससे एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होती है, मान लो सरकार ने कोई जमीन ले ली, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली और अदर इक्विपमेंट्स खरीद लिए, डैम पे खर्चा कर दिया, स्टील प्लांट लगा लिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने एडवांस दे दिया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, तो उससे डेटर बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे जो क्या कहते हैं, सॉरी, एंड एडवांसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा दे दिया, खर्चा कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होती है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। यूनियन टेरिटरी को दे दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पैसा दे दिया और अदर एंटिटीज को पैसा दे दिया, खर्चा कर दिया, तो इससे हमारी एसेट और लायबिलिटी क्या होती है? इफेक्ट होती है। गवर्नमेंट ने कोई नई कंपनी खड़ी कर दी, पीएसयू खड़ा कर दिया, तो उससे खर्चा हो रहा है, उससे लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, चलो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको पढ़ लेना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो है, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक्सपेंडिचर विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर वो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या? एक्सपेंडिचर डज नॉट, नहीं सॉरी ये ना गलत आ गया यहाँ पे, आई थिंक डज नॉट नहीं आएगा, ये आएगा डज नॉट, डज क्रिएट, यहाँ पे कट कर देना इसको।
If an expenditure create assets for the government, then it is a capital expenditure. The equity of the domestic or international firm that the government has purchased, its capital expenditure. If the expenditure causes a reduction in the liability, अगर liability में कमी आ रही है, यानी कि आपने पैसा उधारी पे लिया था उसको वापस कर दिया, आपकी liability क्या होगी, आपकी liability कम हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, लोन की रीपेमेंट कर दी जिससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये चीज याद रखना। देखो बजट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख के अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं 90+ का स्कोर रखेंगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स। कोई भी दिक्कत आए, किसी भी चैप्टर में दिक्कत आए, जस्ट पिंग अ मैसेज टू मी। एक मैसेज डाल दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर इस पे वीडियो बना दो, इस पे ये चीज समझा दो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स। ओके, सो चलो, व्हाट इज बजटरी डेफिसिट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें थोड़ा सा और इसका ब्रीफ दे देता हूं। बजट एक्चुअली 3 तरह का होता है, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, अगर सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है टोटल रिसीट के, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है दो चीजें आ जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट का मतलब है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रिसीट भी दो है और एक्सपेंडिचर भी दो तरह के हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस बजट। क्या कहेंगे, बजट बैलेंस है, यानी कि जितना खर्चा हुआ उतना कमाया। सरप्लस का मतलब है रेवेन्यू ज्यादा है, रिसीट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। डेफिसिट का मतलब है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट क्या है, रिसीट आपके पास कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेफिसिट कहेंगे। क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। तो एक बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है when there is a excess of the total government expenditure over the total revenue generated in a financial year। गवर्नमेंट ने पैसा कम कमाया था, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हुआ है, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हुआ है, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम जनरेट की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बजटरी डेफिसिट कहेंगे। तो आपका जो डेफिसिट होता है ना बच्चों, तो डेफिसिट आपका 3 तरह का होता है, एक रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। तो ये 3 तरह का डेफिसिट है, तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्विकली फटाफट से इसको कवर अप करेंगे अपने। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट आपका कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट आपका कम है, यानी कि गवर्नमेंट के रेगुलर खर्चे ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा हैं, और गवर्नमेंट के रेगुलर इनकम गवर्नमेंट का कम है। दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द गवर्नमेंट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर ऐसा डेफिसिट गवर्नमेंट के बजट के अंदर आता है। तो कैसे, वो हम पढ़ेंगे आगे। It mainly focuses on the revenue aspect of the government, like revenue expenditure and revenue receipt. Revenue deficit happen due to the insufficiency of the government funds। अगर गवर्नमेंट के फंड्स जो है वो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, तो बजट में जो डेफिसिट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, चलो इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होते हैं, क्या इसमें प्रभाव पड़ता है इस चीज का। हायर रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा तो वो क्या शो करेगा कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कट शॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट को अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स इनसफिशिएंसीज ऑफ द गवर्नमेंट फंड टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर विद इन द प्रपोज्ड बजट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ये शो करता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपने रेगुलर खर्चों को पूरा करने के लिए। ठीक है, it indicates that government is unable to save and using the savings of other sector due to the non-fulfillment of the consumption need। government is unable to save, government अपनी savings को promote नहीं कर सकती, government अपनी consumption requirement को पूरा नहीं कर पा रही, तो पैसा save तो बहुत दूर की बात है। it which is hampering the saving of other sector, और जिससे सारे sector की saving प्रभावित होती है। ठीक है, a revenue deficit implies that the government has to harm
its capital receipt by either increasing its liability through borrowings or reducing its asset by disinvesting in them। अगर देखो रेवेन्यू डेफिसिट आता गया तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, पैसा आगे जाके उधारी पे लेना पड़ेगा, जिससे हमारा कैपिटल रिसीट बढ़ता रहेगा। ठीक है, कैपिटल रिसीट हमारा क्या होगा, कैपिटल रिसीट हमारा बढ़ेगा, लेकिन हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी। हमारे पे जो डेट बर्डन है वो क्या हो जाएगा, डेट बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता रहेगा। डेट बर्डन का मतलब होता है कर्ज बढ़ता रहेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ज उतारने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रमोट हो जाएगी। कंपनी के जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं पीएसयूज, गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू कर देगी या फिर इसे प्राइवेटाइज कर देगी। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार पैसा कहां से लाएगी, अपनी कंपनीज बेच के, डिसइन्वेस्ट करके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, आज कैपिटल रिसीट आर बीइंग यूज्ड टू फुलफिल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिसीट का इस्तेमाल किया जाएगा कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्री में आ सकता है। जितना ज्यादा पैसा उधारी पे लेंगे उससे हमारी कंट्री में क्या होगा, हमारी कंट्री पे बर्डन बढ़ता जाएगा, लोन की रीपेमेंट को लेकर और इंटरेस्ट की रीपेमेंट को लेकर। ठीक है, तो हमारे पे डेट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा हमारी सरकार पे, जिसकी वजह से हमारी सरकार को आगे जाके बहुत ही इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलो क्या सॉल्यूशन है, देखो प्रॉब्लम पढ़ ली, अब व्हाट विल बी द मेजर, कि क्या हम कर सकते हैं। A government should take steps to control or overcome the revenue deficit, with the first one being a reduction in expenditure by the government। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, पहली चीज। This can be done by avoiding the unnecessary और unproductive expenses that are being incurred। गवर्नमेंट को अपने फालतू के जो खर्चे होंगे सरकार के, वो उसको बंद करना पड़ेगा। अनप्रोडक्टिव का मतलब है जो फालतू के जो खर्चे हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उसे बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा सरकार को। द सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट इस केस में क्या करती है, गवर्नमेंट इस केस के अंदर सब्सिडीज को कम कर देगी या फिर कुछ सब्सिडीज को बंद कर देगी। जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने जो है मतलब बिना मतलब चला रखे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा, या फिर उसको जो है कम कर दिया जाएगा। सेकेंड थिंग दैट शुड बी डन इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू रिसीट। दूसरा, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिसीट को बढ़ाए। ठीक है, कैसे सर, टैक्सेस को बढ़ा दो ना, टैक्सेस को बढ़ा दो। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जब टैक्सेस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टैक्सेस को बढ़ाने से हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट ज्यादा आने लग जाएगा, रिसीट टैक्सेस और नॉन टैक्सेस मेथड से पैसा ज्यादा आने लग जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं उससे। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, कि रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कौन कौन सी रेमेडीज है, क्या इलाज है इसका। चलो आगे चलें। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से, लेकिन बोरोइंग्स को इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं। यानी कि बोरोइंग्स हम नहीं इंक्लूड करेंगे हमारी रिसीट के अंदर। हम बोरोइंग्स के अलावा जो जितनी भी हमारी रिसीट है वो कम है और गवर्नमेंट के बाकी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, फिस्कल डेफिसिट ये शो करता है सरकार को कितना पैसा क्या चाहिए, उधारी पर चाहिए। ये कौन बताएगा, ये फिस्कल डेफिसिट ही बताएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई फिस्कल डेफिसिट, जितना फिस्कल डेफिसिट है उसका मतलब सरकार को उतना पैसा उधारी पे चाहिए। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। ठीक है, चलो। It is mainly used to explain and understand the budgetary development in India. Fiscal deficit happen when the government spend more than it is supposed to. जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं करती, खर्चा करती जाती है, तो उससे फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। एंड इट लीड्स टू इंक्रीज द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री।
तो इससे ये शो होता है कि कंट्री को कितनी बोरिंग्स लेनी है। फिस्कल डेफिसिट को हम इस तरीके से लिखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग्स। इसमें बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इम्प्लीकेशन क्या क्या होते हैं भाई बताओ। टू मीट फाइनेंशियल नीड द गवर्नमेंट बोरोज मनी, गवर्नमेंट को पैसा उधारी पे लेना पड़ेगा। बर्डन, जो बोरिंग्स का लोन का बर्डन है वो हमारे पे ज्यादा हो जाएगा। फॉर दिस आरबीआई इशू न्यू करेंसी, आरबीआई से पैसा उधारी पे लिया जा सकता है, जिसकी वजह से आरबीआई को नए नोट छापने पड़ेंगे, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई के बढ़ने से बच्चों इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, देश में महंगाई आ जाएगी। ठीक है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बोरिंग द रेवेन्यू डेफिसिट कैन राइज, अगर लगातार सरकार उधारी पे पैसा लेती रहेगी तो रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता रहेगा। which further result in rising the fiscal deficit as well. This further result in the formation of vicious cycle of debt for the country. हमारी कंट्री में बार बार हमें पैसा जो है डेट के तौर पे लेना पड़ेगा। बोरिंग रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जाएगी। पहले हमने पैसा उधारी पे लिया, नहीं चुका पाए, फिर उधारी पे लिया पहले वाले उधार को चुकाने के लिए, तो हम किस में फंस सकते हैं, हम एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं अगर हम फिस्कल डेफिसिट हमारे बजट में शो होता है तो। फॉरेन कंट्रीज पे हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी, दूसरी सरकारों से हमें पैसा उधारी पे लेना पड़ेगा। इट हार्म द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोरिंग्स। बार बार अगर हम पैसा उधारी पे लेते रहेंगे तो उससे हमारी अपकमिंग जनरेशंस पे, अपकमिंग गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ेगा, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे एडवर्सली उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को फेस किया अपने बजट के अंदर। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, रियल लाइफ में गवर्नमेंट ने बहुत बार फिस्कल डेफिसिट को फेस किया हुआ है। ठीक है, चलो इम्प्लीकेशंस हो गए। इम्प्लीकेशंस के बाद सोर्सेज की क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। सबसे पहला देखो, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, द गवर्नमेंट कैन स्टार्ट बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक द मार्केट। अगर फिस्कल डेफिसिट है तो वही एक ऑप्शन की पैसा उधारी भी लेना पड़ेगा, फंड, स्टेट प्रोविडेंट फंड से, एक्सटर्नल सेक्टर से, शॉर्ट टर्म फंड से। द गवर्नमेंट कैन यूज द मेथड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट, नए नोट छापने पड़ेंगे। दे दिस कैन कवर द पेमेंट्स ऑन डेट्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू द इशू ऑफ न्यू करेंसीज। और गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई में गिरवी रख के आरबीआई से नए नोट ले सकती है अपनी बोरिंग्स को रीपे करने के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला आता है प्राइमरी डेफिसिट, लीस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ कंट्री एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरिंग ऑफ द प्रीवियस लोन। पिछले साल आपने 500 करोड़ का लोन लिया था, ठीक है, जिस पे आपने इंटरेस्ट पेमेंट करी थी 50 करोड़ की, जिसमें आपने इंटरेस्ट पेमेंट करी थी 50 करोड़ की। ठीक है, it indicate the borrowing requirement of the government for the purposes excluding the interest payments। यानी कि जो आपने पिछले साल इंटरेस्ट पेमेंट करी थी 50 करोड़ की, यानी कि पिछले साल की आपकी 50 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट बनती थी। ठीक है, और इस साल आपने देखा कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, वो 100 करोड़ है, यानी कि 100 करोड़ आपको क्या करना है, 100 करोड़ आपको उधारी पे लेना है पैसा। 100 करोड़ में से आप 50 करोड़ पिछले वाले निकाल दोगे, यानी कि आपके पास कितने बचेंगे, 50 सीआर। यानी कि ये आपको देखना है, ये वो डेफिसिट आपका जो आपका ये बताएगा कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा मुझे कितना और पैसा क्या चाहिए, उधारी पे चाहिए, कितना और पैसे की मेरे को रिक्वायरमेंट है। ये आपको बोरिंग रिक्वायरमेंट बताता है गवर्नमेंट की, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के मुझे कितना और पैसा किस पे चाहिए, उधारी पे चाहिए। पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट थी 50 करोड़। वापस से सुन लो यार, मैं तुम्हें एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ, ये एक सेकंड रुको। ये यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, पिछले साल की आपकी इंटरेस्ट पेमेंट थी 500 करोड़, सॉरी, इंटरेस्ट पेमेंट थी आपकी पिछले साल की 50 करोड़।
ठीक है, 2023 की 50 करोड़ आपने इंटरेस्ट पेमेंट की थी, यानी कि लोन पे आपने इतना ब्याज भरा था। ठीक है, मतलब भरना है या फिर जो भी ब्याज बनता है आपने भरा नहीं है अब तक। ठीक है, 2024 में आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो आया था 100 करोड़। ठीक है, यानी कि 100 करोड़ आपको उधारी पे पैसा लेना है, जिसमें से आपको 50 करोड़ तो ब्याज के ही भरने हैं, तो आपके पास बचे कितने, 50 करोड़। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको इससे ये पता लगेगा कि ब्याज के अलावा, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा मुझे कितनी बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है। मुझे कितनी बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है, 100 सीआर की बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है मुझे ब्याज के अलावा। ठीक है, तो ये चीज बताती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इट इंडिकेट्स द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पसेस एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि किन कामों के लिए मुझे और बोरिंग्स चाहिए एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द नंबर ऑफ एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि कौन से खर्चों के लिए आपको बोरिंग्स चाहिए इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के, दैट आर गोइंग टू मीट बाय गवर्नमेंट बोरिंग्स। A low or zero primary deficit indicate that interest payments on previous loan has forced the government to borrow or get more loans. अब जीरो इंटरेस्ट पेमेंट क्या शो करेगा, जीरो इंटरेस्ट पेमेंट शो करेगा कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट था, बोरिंग रिक्वायरमेंट थी वो थी 100 सीआर की, और पिछले साल का आपका जो ब्याज था वो भी 100 सीआर था। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा वापस से, आपको ब्याज भरने के लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पैसा उधारी पे लेना पड़ेगा। तो ये शो करता है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, 100 माइनस 100, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका आ जाएगा जीरो। तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन, पिछले लोन पे जो ब्याज दर थी वो आपको पे करनी पड़ेगी सरकार की बोरोइंग से। ठीक है, सरकार की बोरोइंग से आपको वो पे करनी पड़ेगी। चलो, प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। रिसेंटली जो इंटरेस्ट पेमेंट है इंडिया में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, और हाई इंटरेस्ट रेट से जो हमारे पास्ट बोरिंग्स पे जो हाई इंटरेस्ट रेट लगा है हमारी कंट्री में, उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट भी काफी बड़ा है। और इसको कम करने के लिए इट इज एसेंशियल टू रिड्यूस इंटरेस्ट पेमेंट, और इसके लिए हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स को कम करना होगा, और वो कैसे होगा, जब हम लोन्स की रीपेमेंट जल्दी से जल्दी कर देंगे तो हमारे को ब्याज भी कम से कम देना पड़ेगा। ब्याज जितना हम कम से कम देंगे उतनी हमारी फिस्कल डेफिसिट भी क्या होती जाएगी, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल होती जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंटली ये प्रॉब्लम इंडियन बजट के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, हमारा जो बजट है वो डेफिसिट के अंदर क्यों चलता है, क्योंकि हमारी जो लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं और लोन पे जो ब्याज लगता है वो बहुत ज्यादा है, और जिसको पूरा करने के लिए हमें बार बार पैसा क्या लेना पड़ता है, उधारी पे लेना पड़ता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से जल्दी अपने लोन्स की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कम हो सके और हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आए। चलो, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने सारे कंसेप्ट देख लिए हमारे गवर्नमेंट बजट के, हमने मीनिंग भी कर लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, हमने ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए, हमने कंपोनेंट्स भी देख लिए। कंपोनेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका रेवेन्यू बजट और एक आता है आपका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में दो चीजें हैं, कैपिटल बजट में दो चीजें हैं। ठीक है, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और प्लस हमने तीन तरह के डेफिसिट्स के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। फिस्कल डेफिसिट का क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को छोड़ दें तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है टोटल रिसीट से, तो वो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दो।
इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा आपको कितनी बोरिंग्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट शो करते हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट उसको कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के हमने ये डेफिसिट पढ़ लिए और हमने कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए बजट के। अब सर क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे क्वेश्चन आते रहे बोर्ड के अंदर, दैट इज द मेन पॉइंट। अब ये मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि चलो ठीक है चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, सर क्वेश्चंस तो बताओ कैसे आते हैं इसके अंदर। देखो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से देखो, एक ट्रेंड देखो तुम कि 2021 तक क्वेश्चन कैसे आते थे। बजट रिसीट्स के टाइप्स बता दो, एग्जाम्पल बता दो, फिस्कल डेफिसिट बता दो, उसके इंप्लीकेशन बता दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंशिएशन बता दो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता दो, कंपोनेंट्स बता दो। यानी कि सर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे या तो डिफरेंशिएशन के आते हैं, डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों रिसीट में डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पूछ रहा है, आपको आना चाहिए। ठीक है, इंप्लीकेशन बता दो रेवेन्यू डेफिसिट का, इंप्लीकेशंस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। तीनों डेफिसिट की इंप्लीकेशन आप करके जाओगे, पढ़ के जाओगे बहुत अच्छे से। मैंने इसीलिए स्लाइड के अंदर वो लिख दिया था, सारा नोट्स बना लेना इसी के साथ साथ। अच्छा, डेफिसिट्स के टाइप बता दो, ऑब्जेक्टिव बता दो, इसको कैसे सही करना है, फिस्कल डेफिसिट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बता दो। गवर्नमेंट बजट जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ये बता दो। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको बता देता हूं आपको क्या क्या नहीं करना। लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मीनिंग, आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मीनिंग मत करके जाना, रट्टा मत मार के जाना, मीनिंग आ भी जाए वैसे ही लिखाना कि बजट का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से करके जाओगे, ऑब्जेक्टिव के बाद वाले जितने टॉपिक्स है ना वो सारे आपको करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, explain the components of government budget and discuss how it helps the achieving the objective of reallocation of resources, income redistribution and economic stability। 2020-22 में क्वेश्चन आया था। और टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट बता दो, सिग्निफिकेंस बता दो, इंप्लीकेशन बता दो। 21 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। 18-21 के अंदर ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन दो दो साल में रिपीट हुए हैं। हाउ कैन अ गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज एज अ टूल फॉर फिस्कल पॉलिसी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी पीरियड। कि बजट को किस तरीके से यूज किया जाता है महंगाई और मंदी के टाइम पीरियड में, ये बता दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, अगर आता है तो ये आ सकता है, इसके आने के चांसेस हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा मैं तुम्हें बताता हूं। फिस्कल डेफिसिट बता दो, इसके कॉजेस बता दो, इसको कंट्रोल करने के मेजर्स, इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना। मैं तुम्हें एक एस्टिमेशन दे देता हूं। एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैटेगराइजेशन पे। ठीक है, तुम्हें क्या, एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें स्टेटमेंट दे देगा कि आपकी गवर्नमेंट को फॉरेन के आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिला उधारी पे, बताओ कहां पे आएगा, रिसीट में आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। रिसीट है तो कौन सी रिसीट है, एक्सपेंडिचर है तो कौन सी एक्सपेंडिचर है। पैसा आ रहा है, लोन पे आ रहा है यानी कि रिसीट है, लोन पे आ रहा है लायबिलिटी बढ़ेगी यानी कि कैपिटल रिसीट है, बात खत्म। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैटेगराइजेशन का क्वेश्चन आएगा। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, आपको दूंगा वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस चैप्टर को प्रॉपरली तरीके से एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। वर्कशीट अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है बस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार रीड करना, ट्राई करना इनका आंसर्स करने की। दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज है कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मुझे मैसेज कर दो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही। एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम page amos.in, and thank you so much for watching this video, and
आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। इस पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक ही देखना एंड पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।